बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हमने अपने पिछले लेक्चर में 22A 22B की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और 22A 22B के तहत जसपीस के तमाम एहतियात और 22A 22B की तमाम प्रोविजंस को वन बाई वन करके तफसील के साथ आपके सामने रखा था और उसमें खुसूसन 22A सब सेक्शन 6 का जो है वो तफसील के साथ जिक्र किया था। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो 22A 22B में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है वो आपके समय तफसील के साथ रखते हैं। और 22A 22B और सेक्शन 154 यानी कि 154 जिसके तहत FIR दर्ज होती है उनमें क्या फ़र्क है ये भी आपके सामने रखते हैं। जो 22A 22B में है इसमें जो जसपीस के एहतियात हैं इसके साथ लफ्ज़ में का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जसपीस मैंडेटरी नहीं है कि हर पटिशन के ऊपर जो है वो डायरेक्शन ऑफ FIR का हुक्म दे, जबकि जो सेक्शन 154 CRPC है उसके तहत SHO के एहतियात पे वर्ड शेल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और कोई रिपोर्ट SHO को दी जाती है तो SHO जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसके ऊपर FIR दे। लेकिन जब वही मैटर जो है वो जसपीस के पास आएगा तो फिर जसपीस के एहतियात जो हैं वो में से शुरू होंगे, यानी कि उसने तमाम हक़ाइक़ और जो उस पटिशन के साथ मुंसलिका दस्तावेज़ात हैं और उससे रेलिवेंट अगर कोई रिपोर्ट है तो उसको सामने रखते हुए ही फैसला करना है। वो ब्लाइंडली जो है वो हर एप्लीकेशन के ऊपर FIR का हुक्म नहीं दे सकता। जो सेक्शन 154 CRPC है इसको स्टेट जैकेट प्रोविजंस कहते हैं कि जिसमें किसी किस्म का जो है वो SHO के पास ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होने की सूरत में किसी तरह FIR रजिस्टर करने से इनकार करे, जबकि जो 22A 22B है उसमें ऐसी कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है कि जसपीस जो है वो भी ड्यूटी बाउंड हो कि हर पटिशन के ऊपर जो है वो इंदराज मुकदमा का हुक्म। जसपीस जो है ये 22A 22B में जब कोई पिटिशन आती है तो SP कंप्लेंट से रिपोर्ट तलब करता है। अब ये जो रिपोर्ट है ये किसी तरह ना तो इंक्वायरी के ज़ुमरे में आती है और ना ही इन्वेस्टिगेशन के ज़ुमरे में आती है। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कह सकते हैं कि वो टेंटेटिव असेसमेंट करते हुए एक रिपोर्ट पेश करें। इसमें जिस तरह एक इन्वेस्टिगेशन में जो है वो डीपली जो है वो तफ्तीशी अफसर जाता है उस तरह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में जो है वो SP कंप्लेंट नहीं जा सकता। उसने सरसरी जायज़ा लेना है, जो दरख्वास्त दी है उसको पढ़ना है और उसके बाद जो है वो हक़ाइक़ देखने हैं और अपनी रिपोर्ट पेश कर देनी है। जसपीस के लिए ज़रूरी है कि अगर उसके पास 22A 22B की पिटीशन आती है तो सबसे पहले इस बात का जायज़ा ले कि क्या जो इसका प्रॉपर फोरम था, जो प्रॉपर रेमेडी थी वो पहले अवेल की गई, यानी कि क्या जो अग्रीव्ड पर्सन है जब उसके साथ कोई वक़ुआ सज़द हुआ तो उससे पहले वो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन था क्या उसने उसके SHO से रजू किया, उसके बाद वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उससे रजू किया। अगर कोई अग्रीड पर्सन जो है वो डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट उठाता है और जाके पिटिशन फाइल कर देता है 22A 22 की, तो जसपीस जो है उसको स्ट्रेट वे डिक्लाइन कर देगा कि सबसे पहले वो जो प्रॉपर रेमेडी है वो वेल करे और फिर उसके बाद आए। और अगर उसने वो प्रॉपर रेमेडी वेल की हो और फिर जो है वो जसपीस के पास आया हो तो फिर जसपीस जो है वो सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब करते हैं जो कंसर्न SP कंप्लेंट है। उस रिपोर्ट को देखने के बाद जो है वो ऑर्डर किया जाता है। अब यहाँ पे देखना है कि अगर तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होने की तायद की गई है तो फिर जसपीस जो है वो डायरेक्टली FIR को ऑर्डर कर सकता है। लेकिन अगर किसी तरह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उस तरह वजाहत से नहीं लिखा या कोई रिपोर्ट वाइस वर्सा है तो फिर जसपीस जो है वो उस रिपोर्ट से अगर डिसएग्री होगा तो उसको जस्टिफाइड करना होगा कि वो किस तरह उस रिपोर्ट से डिसएग्री हो रहा है और हुक्म दे रहा है। अब वो ये हुक्म जो है ये इंदराज मुकदमा का भी हो सकता है और इंदराज जो है पिटिशन है उसकी रिफ्यूज़ल का भी हो सकता है। यानी कि अगर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो कहती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है और 22A 22B में जो अक्यूज़ के काउंसिल हैं या अक्यूज़ पार्टी जो है
वो इतना मवाद जस्टिस पीस को पेश करती है कि जिससे जस्टिस पीस के लिए जस्टिस पीस जो है वो इस नतीजे पहुँचता है कि ये जो कंप्लेंट है ये झूठी है, तो वो फिर उससे डिसएग्री करते हुए, उसको जस्टिफाइड करते हुए वो तमाम रीजनिंग जो कि उसको प्रोवाइड की गई हैं जिससे जस्टिस पीस जो है वो मुतमन हुआ है, उसको वो अपने ऑर्डर में लिखेगा और लिखने के बाद उससे डिसएग्री हो जाएगा। लेकिन जस्टिस पीस किसी भी तरह बगैर रीजनिंग दिए किसी एसपी कंप्लेंट की रिपोर्ट से डिसएग्री नहीं हो सकता। जस्टिस पीस जो है वो ये भी देखेगा कि क्या जो कंप्लेंट के कंटेंट्स हैं उसमें जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस मेड आउट भी होते हैं या नहीं। ब्लाइंडली जो है वो जस्टिस पीस उसके ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता कि उसने बगैर देखे, बगैर कंप्लेंट को पढ़े, सिर्फ एसपी की कंप्लेंट आ जाए, एसपी की रिपोर्ट आ जाए और उस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करते हुए वो ब्लाइंडली ऑर्डर पास नहीं करेगा। बाज़ इस तरह की सूरतें डेवलप हो जाती हैं कि जो एफआईआर की या जो एप्लीकेशन है, जो कंप्लेंट है, उससे उसके कंटेंट से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेट आउट नहीं होता, तो उस सूरत में जस्टिस पीस जो है वो जो कंसर्न्ड पुलिस अफसर है या कंसर्न्ड एसएचओ है उसको हुक्म देगा कि वो 155 सीआरपीसी के तहत ये जो पिटीशन है इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाए और उससे परमिशन मांगे कि उसको जो है वो इस केस में तफ्तीश करने की इजाज़त दी जाए। तो अगर वो उसको तफ्तीश करने की इजाज़त दे दे तो उसकी रिपोर्ट जो है वो फाजिल जस्टिस पीस को पेश कर देगा और इस तरह वही ऑफेंस जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था वो कॉग्निजेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। हर केस में जस्टिस पीस के लिए एसपी कंप्लेंट से रिपोर्ट मांगना ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात कुछ इस तरह के हालात होते हैं कि जिससे रिपोर्ट मांगने से जो जुर्म है उसके शुहद ख़त्म हो सकते हैं, ये अंदेशा हो कि ये शुहद ख़त्म हो जाएंगे, तो उस सूरत में बगैर रिपोर्ट तलब किए ही जस्टिस पीस जो है वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे देते हैं। लेकिन अगर वो रिपोर्ट तलब करेगा तो फिर उसके बाद उस रिपोर्ट से डिसएग्री होने के लिए उसको जस्टिफाइड करना पड़ेगा। जस्टिस पीस के लिए ज़रूरी है कि वो अक्यूज़ पार्टी को नोटिस करे, लेकिन जिस तरह कि हमने पहले कहा कि अगर कोई अर्जेंसी है तो उस सूरत में वो उसको नोटिस जो है वो डिस्पेंस विद भी कर सकता है और डायरेक्टली जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की डायरेक्शन भी दे सकता है। लेकिन जब जस्टिस पीस जो है वो किसी मुल्ज़म को तलब कर लेगा तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो मुल्ज़म का मौक़िफ़ सुने और मौक़िफ़ सुनने के बाद ही को ऑर्डर जो है वो पास करे। जस्टिस पीस जो इख्तियारात जो हैं ये कसाई जुडिशल में आती हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकता है और जुडिशल इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस पीस जो ऑर्डर करेगा वो एक स्पीकिंग ऑर्डर होगा कि जिससे बिल्कुल जो ऑर्डर पढ़ने वाला है उसको समझ आए कि किस डॉक्यूमेंट्स या किस कंटेंट्स या किस मवाद की बुनियाद के ऊपर जो है वो जस्टिस पीस ने ऑर्डर किया और इंदराज मुकदमा या उसकी रिफ्यूज़ल का जो है वो ऑर्डर पास किया है। जस्टिस पीस जो है वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है उससे रुजू किया जाए और वो एक बोर्ड के ज़रिए तफ्तीश तब्दील करे। लेकिन अगर वो वहाँ से कामयाब नहीं होता तो फिर उसको जो है वो डिवीजनल लेवल के ऊपर अप्रोच करना होगा और वहाँ से बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होने की दरख्वास्त करनी होगी। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो फिर उसको जो है वो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है वो अप्रोच करना होगा और अगर वहाँ से भी वो कामयाब नहीं होता तो फिर 22A सबसेक्शन 6 के अंदर जस्टिस पीस के पास भी इख्तियारात हैं कि अगर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मुकदमे की तफ्तीश तब्दील होना ज़रूरी है तो वो तफ्तीश तब्दीली के हुक्म दे सकता है। जस्टिस पीस जो है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर उसमें अगर कोई ऑफेंस इजाद करना हो या डिलीट करना हो तो उसके पास ये इख्तियारात नहीं हैं कि वो 22A 22B के तहत एफआईआर के अंदर किसी जुर्म को डिलीट करे या आज़ाद के लिए। इसके लिए जो रिलायंस है वो 2021 PCRLJ पेज 293 है। जस्टिस पीस जो है ये सुगरा बीबी केस के बाद उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक वक़ूए की अगर एक दफ़ा एफआईआर हो जाए तो उसकी सेकंड या थर्ड एफआईआर को ऑर्डर करे। वो सेकंड या थर्ड एफआईआर ऑर्डर करने का मजाज नहीं है। और अगर जस्टिस पीस को ऑर्डर पास करता है और उसकी ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होती तो अपनी कंप्लाइंस में हर वो ऑर्डर पास कर सकता है जो कि वो ज़रूरी समझता हो और उसके पास वो तमाम इख्तियारात होंगे जो एज अ जुडिशल अफसर के पास होते हैं।
ये था जसप पीस के वो तमाम एहतियात जो अपेक्स कोर्स ने मुतय्यन किए और जिसके बाद इसकी जो है वो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।